चलो देखो चार पेपर बेटा तुम लोग के सिलेबस में था, है ना, पिछले टाइम पे हम बताए थे। पहला क्या था बताओ? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। ये 4 पेपर नहीं था, ये 3 तरह की मैकेनिक्स है जो आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स, ये पूरे पेपर का नाम नहीं है, पहले मैकेनिक्स पूरा समझ लीजिए। और तीसरा क्या था बेटा? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो तीनों क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए। ये अगर आप समझ जाएंगे तो चीज़ें समझने में क्या होंगी और आसान होगी, ठीक है बाबू, ठीक। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो हुआ क्या, जब न्यूटन साइंटिस्ट से हमने कहानी बताई थी, न्यूटन साइंटिस्ट तो क्या हुआ था, न्यूटन ने कहा था लाइट क्या है? पार्टिकल है, ठीक। और उसी के पैरेलल एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ये सब कहानी कल हो चुकी थी। हाइगेंस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लाइट क्या है? वेव है, ठीक। अब डिबेट स्टार्ट हो गया कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। उस समय तक न्यूटन क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे तो लोगों ने कहा कि भैया न्यूटन जो कह रहे हैं क्या है वो सही है और हाइगेंस की बात क्या है? गलत, ठीक। बात वहीं खत्म हो गई। चलिए अब जैसे यहां तक हमको लग रहा है कहानी हम बता दिए थे। जब 100 साल 150 साल जब से आगे बढ़े हम लोग, तो एक साइंटिस्ट हुए बेटा ग्रीमाल्डी करके, ग्रीमाल्डी, एक साइंटिस्ट हुए ग्रीमाल्डी, है ना। ग्रीमाल्डी का नाम कहीं सुने हो? सुना है आप लोगों ने? बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने ऑप्टिक्स में एक फिनोमेना पढ़ा होगा, डायफ्रैक्शन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, डायफ्रैक्शन पढ़ा ना बेटा? डायफ्रैक्शन, जो डायफ्रैक्शन होता है उसकी खोज किसने की थी? ग्रीमाल्डी ने की थी। फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल तो क्लास हो गया उसका, फ्राउनहोफर फ्रेस्नेल का क्लास हो गया कि दो तरह का डायफ्रैक्शन होता है, 2 क्लास होती है, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है, वो तो अलग चीज है, ठीक। ग्रीमाल्डी जो थे उन्होंने डायफ्रैक्शन को सबसे पहले क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। उसी क्लास की बात नहीं हो रही है, क्लास की बात आप करेंगे तो 2 क्लास है, फ्राउनहोफर और फ्रेस्नेल। पर जो ग्रीमाल्डी थे उन्होंने डायफ्रैक्शन को क्या किया था? सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक। तो डायफ्रैक्शन में होता क्या है? डायफ्रैक्शन में बेटा होता ये है कि मान लो कोई लाइट रे है, ठीक, वो क्या हो रही है? किसी अपर्चर से क्या हो रही है? पास हो रही है। तो होता क्या है कि लाइट रे इस अपर्चर के कॉर्नर से बेंड कर जाती है, ठीक है ना, और उस रीजन में भी जाती है जिस रीजन में उसको नहीं जाना चाहिए। अब लाइट अगर पार्टिकल होता तो इसके अंदर से लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे कहीं पे सेंट्रल स्पॉट उसको बनाना चाहिए था। भाई मान लीजिए आप यहाँ से गोली अगर मारते हैं तो गोली कहाँ जाएगी? सीधे जा करके जो उसका टारगेट होगा उसको हिट करेगी। पर लाइट का एक अलग बिहेवियर देखने को मिला, क्या कि लाइट सेंट्रल पार्ट पे हिट ना करके यहां से लेकर के यहां तक एक पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है? एक पैटर्न बनाती है। यहां से यहां तक क्या बनाती है बाबू? पैटर्न बनाती है। और ये क्या है आपका? एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर क्या बनाती है बेटा? पैटर्न बनाती है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट का हम पार्टिकल बिहेवियर कंसीडर करते तो यहां से लेकर के यहां तक में हमको कोई भी इमेज देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल शैडो कहते हैं। जैसे 2 तरह की ऑप्टिक्स होती है, एक होती है वेव ऑप्टिक्स, एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो जो रे ऑप्टिक्स होती है वो लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करती है और जो वेव ऑप्टिक्स होती है वो लाइट की वेव प्रॉपर्टी को क्या करती है? स्टडी करती है। ठीक, बात समझिएगा। ठीक, तो हुआ क्या कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद जब इस स्क्रीन पर हिट हुई तो जिस रीजन में गई उसको बेटा क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिकल शैडो। एक पूरा पैटर्न देखने को मिला हमको, एक सेंट्रल स्पॉट ना मिल करके पूरा पैटर्न देखने को मिला। तो इससे एक बात समझ में आ गई लोगों को, क्या कि लाइट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में या डायफ्रैक्शन फिनोमेना में किस तरह से बिहेव कर रही है? ये बिहेव कर रही है वेव की तरह से। किस तरह से बिहेव कर रही है बेटा? वेव की तरह से। क्यों? क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होता बेटा तो सीधे आकर के यहाँ पे क्या करता? हिट करता। और लाइट क्या है? वेव है। तो एक पूरा पैटर्न यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को देखने को क्या होता है? मिलता है। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? इसी को क्या कहते हैं हम? डायफ्रैक्शन कहते हैं इस फिनोमेना को। और डायफ्रैक्शन फिनोमेना ने ही लाइट के वेव नेचर को सबसे पहले क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए, समझिए, बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तो जो
पैटर्न था बेसिकली, ये पैटर्न हम लोग को मिला। तो अब लोगों ने इस चीज को समझ लिए क्या कि जो लोगों ने कहा कि नहीं, न्यूटन की जो बात थी वो गलत थी, और जो हाइगेंस कह रहे थे, जो हाइगेंस कह रहे थे उनकी बात बेटा क्या थी, सही थी। हाइगेंस की जो बात थी वो क्या थी, सही थी। मतलब अब लोगों ने क्या मान लिया, अब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया कि लाइट क्या है बेटा, लाइट क्या है, वेव है। डिबेट फिर खत्म हो गया, डिबेट फिर खत्म हो गया। पहले डिबेट में, पहला डिबेट किस चीज पे था, पार्टिकल है कि वेव है, तो न्यूटन ने कहा था पार्टिकल है, तो लोगों ने मान लिया पार्टिकल है। फिर ग्रिमाल्डी आए, उन्होंने डायफ्रैक्शन फिनोमेना ऑब्जर्व किया, तो डायफ्रैक्शन फिनोमेना में लाइट का वेव नेचर जस्टिफाई हुआ, तो उन्होंने कहा कि लाइट क्या है, वेव है। लोगों ने मान लिया लाइट क्या है, वेव। फिर डिबेट खत्म हो गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था बाबू, हर्ट्ज। नाम सुना है हर्ट्ज का, फ्रीक्वेंसी की यूनिट में सुना होगा, उसके अलावा नहीं सुना होगा, ठीक। तो जो हर्ट्ज थे, उन्होंने लैब में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम सुना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज ने सबसे पहले बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या किया, लैब में ऑब्जर्व किया। समझिए, पहले ध्यान में बात समझना। हर्ट्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लैब में क्या किया बेटा, ऑब्जर्व किया, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना जो है वो किस तरीके से, मतलब क्यों होता है, या वो उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया। ऑब्जर्व तो कर लिया, हम देख रहे हैं पंखा चल रहा है, पर पंखा कैसे चल रहा है वो ये नहीं बता पाए। पंखा चल रहा है वो ऑब्जर्व करें कि हाँ पंखा चल रहा है, हवा लग रहा है, पर पंखा कैसे चल रहा है वो ये नहीं बता पाए। वो ये नहीं बता पाए कि उसमें से लाइट की वायर के थ्रू उसमें करंट आ रही है, करंट उसमें फ्लो हो रही है, फिर सर्किट कंप्लीट है तो करंट क्या जा रही है, वापस हो जा रही है। बात समझ आ रहा है ना। तो वो ये नहीं बता पाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस तरीके से क्या हो रहा है, काम करता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ऑब्जर्व तो कर लिए, क्या होता है वो उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, पर कैसे होता है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे किस थ्योरी से, वेव थ्योरी से। किससे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, वेव थ्योरी से, क्योंकि तब तक मान्यता यही थी कि लाइट क्या है, वेव है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का ही फिनोमेना है। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किससे करना चाह रहे थे, वेव से। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अब उसी के कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट है, प्लैंक। नाम सुना है प्लैंक का, प्लैंक नाम सुना है ना प्लैंक का, ठीक। तो प्लैंक कांस्टेंट नाम सुना होगा, ठीक। बीएससी थर्ड ईयर में तुम लोग प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट भी करोगे, जब बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे लैब में तो आप प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट कराया जाता है, ठीक। तो प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी कि जो सन से जो एनर्जी निकलती है, सन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। इसी को आप फोटॉन्स जानते हैं, पर फोटॉन्स नाम प्लैंक नहीं दिया था, एक केमिस्ट थे, उन्होंने एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया था, फोटॉन नाम दिया था। फोटॉन जो नाम है वो केमिस्ट ने दिया था, फिजिसिस्ट ने दिया था। प्लैंक ने क्या कहा था कि सन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में क्या होती है, निकलती है, पर इसका नाम फोटॉन उन्होंने नहीं दिया था। फोटॉन एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के, उन्होंने दिया था, ठीक। उनका नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने क्या किया था, फोटॉन वर्ड सबसे पहले यूज किया था, ठीक। चलिए अब आप समझिए, तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, या मोटा मोटा कह लो कि फोटॉन्स के फॉर्म में। पर ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि फोटॉन वर्ड जो है उन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है ना। पर हम लोग यूज कर देते हैं क्योंकि अब सबको पता है कि फोटॉन्स के फॉर्म में निकल रहा है, हम लोग फोटॉन्स वर्ड यूज कर देते हैं, पर प्लैंक ने फोटॉन वर्ड यूज नहीं किया था, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे समझिए आप कि हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया, प्लैंक ने उसी के पैरेलल कहा कि सन से जो एनर्जी निकलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, और किसी केमिस्ट ने उसका नाम क्या दे दिया, फोटॉन दे दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक और साइंटिस्ट हुए आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम तो सब जानते हैं, आप भी सुने होंगे, है ना। एक और साइंटिस्ट है आइंस्टीन। उन्होंने क्या कहा, अब देखिए उन्होंने क्या किया उन्होंने प्लैंक की थ्योरी को कंसीडर किया और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को कंसीडर किया, और लाइट को फोटॉन मान करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। जो एक्सप्लेनेशन हर्ट्ज नहीं दे पाए थे, हर्ट्ज ने क्यों नहीं दे पाए थे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व वो कर लिए पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि उनको पता, वो ये सोचते थे कि लाइट क्या है, हमारा वेव है, ठीक है। पर जो प्लैंक थे, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लैंक की फोटॉन थ्योरी ली या एनर्जी पैकेट वाली थ्योरी ली, और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट लिया,
और दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को मिला दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटॉन्स की बेसिस पे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और एक्सप्लेनेशन भी उनका सही निकल गया, उनका एक्सप्लेनेशन सही निकल गया और आइंस्टीन को इसके लिए फिर नोबेल प्राइज भी दिया गया। आइंस्टीन को बेटा इसके लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। बात समझ आ रहा है? आप देखो कितने तेज साइंटिस्ट थे। एक्सपेरिमेंट किसका था, हर्ट्ज का। एनर्जी पैकेट्स की थ्योरी कौन दिया, फोटॉन। और दोनों को मिला करके नोबेल प्राइज कौन ले गया, आइंस्टीन, है कि नहीं भाई, तेज आदमी थे। ठीक, तो और आसान भी है, और बहुत आसानी से उन्होंने समझा। उन्होंने क्या कहा कि मान लो कोई मेटल का सरफेस है, ये मान लो कि मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहा है। फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है। अब फोटॉन इंसिडेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस मेटल सरफेस से फ्री होंगे, फ्री होंगे ना भाई, इस मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो फोटॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू है, जाहिर सी बात है h न्यू है। तो ये फोटॉन जो h न्यू एनर्जी अपने साथ लेकर के आ रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा। क्या होगा, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से फ्री करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। देखो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन दो तरह से फ्री होता है, या तो हम थर्मल एनर्जी दें उसको, जैसे डायोड में देते हैं, या तो ऑप्टिकल एनर्जी दें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देते हैं, या फोटो डायोड तुम लोग पढ़े होगे, सोलर सेल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है कि नहीं, सोलर सेल फोटो डायोड बेसिक में पढ़ा होगा। ठीक, तो उसमें करते क्या हम, मेटल का सरफेस होता है, फोटॉन्स इंसिडेंट कराते हैं और फोटॉन्स की एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा फ्री हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने कहा कि फोटॉन जो आ रहा है उसकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट क्या, उस मेटल का वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट क्या, उस जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब बचेगी फोटॉन की, वो किस में चल जाएगी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अपना ले करके क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना भाग जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या कि फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देने में, जो उसकी किस फॉर्म में हो गई, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो अब देखो जितनी एनर्जी दिए उतनी एनर्जी मिल गई, तो है क्या ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो देखो कितनी आसानी से आइंस्टीन ने समझाया। एक्सपेरिमेंट किसका, हर्ट्ज का, फोटॉन वाली थ्योरी किसकी, प्लैंक की, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे आसान सबसे पहले चीज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा जाता है, उसको मिला करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया, और नोबेल प्राइज क्या हुआ लेकर के चले गए। आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, चलो अब देखो, पर डिबेट फिर स्टार्ट हो गई कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, क्योंकि एक फिनोमेना डायफ्रैक्शन है जो वेव नेचर बता रहा है, एक फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो पार्टिकल नेचर बता रहा है। भाई फोटोन मतलब पार्टिकल हो गया। ठीक, अब क्या होगा, तो 1915 में एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम आप लोग जानते होंगे, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, डी ब्रॉगली। नाम सुना है, डी ब्रॉगली, हाँ डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो लाइट है वो आपका लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जो लाइट है वो आपका डुअल नेचर क्या करता है, डुअल नेचर कंसीडर करता है। मतलब लाइट के पास दो नेचर है, पहला पार्टिकल नेचर है और दूसरा कौन सा नेचर है बेटा, वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर मतलब मोमेंटम, और वेव नेचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को। जो कोई भी वेव अगर होती है वो दो तरह से कैरेक्टराइज की जाती है, एक अपने वेवलेंथ से और दूसरा अपनी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना, तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को, ये p क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसका प्रॉपर्टी बताता है, पार्टिकल का, और लैम्डा किसके बारे में बताता है बेटा, वेवलेंथ के बारे में, तो सॉरी वेव के बारे में। तो लैम्डा और p को एक इक्वेशन में डी ब्रॉगली ने क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया, एक इक्वेशन में क्या कर दिया, रख दिया, और लोगों को ये बताया कि कोई मैटर अगर है, उन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था मैटर वेव का, मैटर वेव का, मैटर वेव।
और मैटर वेव का मतलब क्या होता है? मैटर वेव का मतलब होता है कि मैटर वेव में आपका दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर किसके बारे में बताएगा? मोमेंटम। और वेव नेचर किसके बारे में बताएगा? वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ किसके बारे में बताएगा? वेव नेचर के बारे में। और मोमेंटम किसके बारे में बताएगा? पार्टिकल नेचर के बारे में। तो डिबेट यहां पर आके क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना। डिबेट यहां पे खत्म हो गया और लोग समझ गए कि कोई मैटर अगर है उसके अंदर दोनों नेचर एक साथ क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम लोग अगर हैं, हम लोग के अंदर भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। पर क्योंकि हमारा मास इतना ज्यादा होता है कि हम लोग वेव में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट नहीं हो सकते। पर जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास क्या होता है? कम होता है, वो वेव में क्या हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही बन सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी बन सकता है, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर डुअल नेचर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। जो लाइट होता है उसके अंदर क्या होता है? डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ रहा है? ठीक। अब देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ? जो बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स था उसने क्या कहा? उसने वेव को अलग सिस्टम माना, वेव को अलग सिस्टम माना, और पार्टिकल को क्या माना? अलग सिस्टम माना। वेव को अलग सिस्टम माना, पार्टिकल को अलग सिस्टम माना, ठीक है ना। पर डी ब्राउली ने क्या बताया? डी ब्राउली ने कहा कि नहीं, दोनों एक साथ क्या करते हैं? दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं, मतलब दोनों किसी मैटर में दोनों प्रॉपर्टी क्या कर सकती हैं? दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहीं पर आके क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से वेव नेचर अलग था, पार्टिकल नेचर अलग था। अब एक ऐसी मैकेनिक्स चाहिए थी हम लोगों को जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक साथ क्या करे? कंबाइन करके एक साथ क्या करे? एक्सप्लेन करे। तब बेटा जो क्वांटम मैकेनिक्स था उसकी क्या हो गई? शुरुआत हो। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को बेटा हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कंबाइन कर देते हैं, और दोनों की स्टडी क्या करते हैं? एक साथ करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स अंदर समझ गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव नेचर अलग था, पार्टिकल नेचर अलग था। क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया गया, और कंबाइन करके क्या किया गया? एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है? इसमें क्या बताया गया? बताइए, इसमें क्या बताया गया? चलिए आपको हम समझाते हैं। आज के बाद तुमको कोई पढ़ाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तुम समझ जाओगे कि हुआ क्या, है ना। समझ जाओगे कि हुआ क्या, पढ़ना क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स समझ गए, वेव नेचर अलग, पार्टिकल नेचर अलग, ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों कंबाइन कर दिया गया, ठीक। अब देखो समझो, पहले मान लो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बेसिक इक्वेशन होता है वो कौन सा इक्वेशन होता है? वो होता है न्यूटन का इक्वेशन, न्यूटन इक्वेशन। ये बेसिक इक्वेशन होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का, है कि नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिक इक्वेशन होता है उसको कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या कहते हैं बाबू? श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन में पार्टिकल नेचर वेव नेचर कंबाइन कर देता है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो होता क्या है। मान लो एक सिस्टम हम लेते हैं, गैसेस का सिस्टम लेते हैं, 1 मोल गैस का सिस्टम हम कोई लेते हैं। तो 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ? 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, यही तो होंगे। 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, यही ना होंगे भैया। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आप मान लीजिए एक पार्टिकल है, उस पर आप श्रोडिंगर इक्वेशन लगा दिए। ऐसे अगर इतने मॉलिक्यूल्स हों तो कितना श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा? इतना सारा श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या इसको सॉल्व करना आसान बात है? मुश्किल है कि नहीं? कि भाई एक पार्टिकल अगर है तब तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगा दिए आप, न्यूटन इक्वेशन लगा दिए। एक से ज़्यादा पार्टिकल है
तो कंबाइन कर दिया, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगा के आपने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे आपने किया था भाई। केपलर लॉ जब हम पढ़ते हैं तो दो मास का सिस्टम होता है अर्थ और प्लैनेट का, तो दोनों के लिए हम रिड्यूस मास निकाल लेते हैं, जिसको म्यू कहते हैं। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर आप लोग को याद हो तो m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, याद है? इसको रिड्यूस मास कहते हैं, है ना, रिड्यूस मास कहते हैं इसको, ठीक है। तो दो है तो रिड्यूस मास निकाल लिया। पर अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तब क्या न्यूटन का इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन आप लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल्स की संख्या इस रेंज में होती है तब जो मैकेनिक्स की हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। जब पार्टिकल्स हमारे बहुत सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब पार्टिकल हमारे बहुत ज्यादा होते हैं तब जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं वो बेटा क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लियर है? तो न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स में किसकी बात होती है? वेव नेचर अलग, पार्टिकल नेचर अलग। क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी बात होती है? दोनों कंबाइन कर दिया जाता है। और जब पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है तब जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब डिफरेंस समझ गए तीनों में? अब ना कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? आसान है कि नहीं? ठीक है। आज के बाद तुमको कोई पढ़ाएगा, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाया, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया, चाहे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तुमको समझ में आ जाएगा यार हो क्या रहा है। यही बेसिक होता है, यही बच्चे नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं सीधे सिलेबस में कूद जाते हैं और याद करने लगते हैं फिर कि यार ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। पहले जानिए कि पढ़ना क्या है, समझिए पहले कि सिलेबस क्या है। इसलिए एक दो दिन पहले हम सिलेबस खाली समझाते हैं, वो सिलेबस पहले जान लो। BSc थर्ड ईयर में सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि यार पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। जैसे क्लासिकल से लेकर स्टैटिस्टिकल तक आप आ गए तो क्यों आए हम, क्या ज़रूरत थी? क्लासिकल पे ही रह गए रहते, पर ज़रूरत था, ठीक है। चल यहाँ तक कोई डाउट है? बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? चल समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। आ गया? चलिए ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिफरेंस आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब मेरी बात आप ध्यान समझिए। देखिए अब हम लोग जो पेपर स्टार्ट करेंगे बेटा, पेपर क्या है? वो पेपर है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्या है बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये पेपर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो पेपर है, अब आप समझी गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एक साथ क्या कर देंगे? हम कंबाइन कर देंगे, ठीक। चलिए अब ये जो पेपर है, जैसे सिलेबस अगर आप देखेंगे, तो सिलेबस में कई सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये पेपर आपका 3 यूनिट में डिवाइडेड है। सिलेबस के हिसाब से तो 5-6 यूनिट है, पर हम लोग 3 यूनिट में करके इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहली जो यूनिट होती है बेटा इसमें, वो होती है मैटर एंड रेडिएशन। क्या यूनिट होती है बेटा? मैटर एंड रेडिएशन। पहली यूनिट इसकी है, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? दूसरी यूनिट होती है इसकी श्रोडिंगर। श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एंड its applications। and its applications and its applications, ठीक है। मैटर एंड रेडिएशन, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। चलिए और तीसरा एक छोटा सा यूनिट होता है इसमें ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो मैटर एंड रेडिएशन, श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, और फिर क्या आपका? ऑपरेटर्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यही 3 यूनिट हम लोगों को क्या करना है? कवर करना है, ठीक है ना। जो सबसे लेंदी यूनिट होता है उसका वो ये होता है
क्वांटम मैकेनिक्स का, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली करते क्या हम लोग, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कई सारी चीजें हम आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। जो मैटर एंड रेडिएशन होता है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले जब हम पढ़ाना शुरू किए थे शुरू में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते थे। तो उससे होता क्या था कि शुरू में तो बच्चे को अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब मुश्किल होती जाती है बच्चे को दिक्कत होती थी। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपको बहुत आसान लगेगा, मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है ना। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो फिनोमेना आप पहले से जानते हैं उसी को क्या कर लेना, एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स उसमें होती है, पर आसान होता है ये। श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन प्योरली मैथमेटिकल होता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से आपका आएगा। इस यूनिट को कंबाइन करके आपका 4 यूनिट बनाया गया है आपके सिलेबस में, पर हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। सिलेबस में तुम्हारे 4 यूनिट है, इस एक जो हमने एक लिखा है ना, सिलेबस में 4 यूनिट है ये, ठीक है ना। पर हम लोग ऐसे 4 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 4 अलग अलग पढ़ेंगे, हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि यूनिट में कुछ छूट जाएगा, वो सारा कंबाइन रहेगा। कायदे से ऐसे ही बनना चाहिए सिलेबस, पर अब बनाने वाले ने 4 अलग अलग यूनिट कर दिया है, तो हम लोग उसकी टेंशन बेटा नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन और उसका क्या बेटा, एप्लीकेशन, ठीक। और तीसरा पार्ट किसका होता है, तीसरा पार्ट होता है बेटा ऑपरेटर्स का, ठीक है ना। और ऑपरेटर्स का भी एक से 1.5 क्वेश्चन आता है, तो छोटा चैप्टर होता है ये आपको खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट बेटा हमारे क्या है, सिलेबस में है। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है ना, फिर इसमें चले जाएंगे और फिर लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ऑपरेटर्स में कुछ रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं जो आपको याद होना चाहिए। ऑपरेटर्स के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो कंपटीशन में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। तो ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ऑपरेटर देखिए कोई नई चीज़ नहीं आप लोग के लिए। ऑपरेटर अब एक दिन किसी दिन जब पूरा सिलेबस समझाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, वो फिर से और बच्चे आ जाए तो एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बेटा किससे स्टार्ट करेंगे बताओ, मैटर एंड रेडिएशन से, ठीक। अब मैटर और रेडिएशन में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, आइए तुमको ये बता देते हैं। कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस देखते रहो। मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ना क्या क्या है। तो मैटर एंड रेडिएशन में जो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते बेटा कॉम्पटन इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बाबू, कॉम्पटन इफेक्ट, या कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे पहले, या क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों में से कोई एक पहले पढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है जो छूटेगा वो कहाँ जाएगा, दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो या तो ये पहले पढ़ेंगे या तो ये पहले पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मूड के ऊपर है, जो अच्छा लगेगा वो हम पढ़ा देंगे, पढ़ना दोनों ही है, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा इसमें पढ़ाया जाता है स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चौथा इसमें पढ़ाया जाता है स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, चौथा इसमें पढ़ाया जाता है, चौथा क्या पढ़ाया जाता है, चौथा बेटा इसमें पढ़ाया जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और पांचवा क्या पढ़ाया जाता है, पांचवा पढ़ाया जाता है इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो तुम लोग पहले से जानते हो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम सुना है कि नहीं सुना है, अनिश्चितता का सिद्धांत प्रिंसिपल, उसमें केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक और होते हैं जो हम लोग पैरेलल क्या कर लेंगे, देख लेंगे। बात समझ आ रहा है ना। बेसिकली मेनली यही सब टॉपिक होता है, उसके साथ जो टॉपिक होगा हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है, अब देखो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट में सीख लो।
कोई यहाँ मैटर ऐसे रखा रहेगा, देख लो समझ लो पहले, कोई यहाँ मैटर ऐसे रखा रहेगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोटोन को क्या कर देंगे, इंसिडेंट कराएंगे। मैटर से टकराने के बाद फोटोन क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। ये H हो गया, ये H क्या हो गया, डैश हो गया। बात समझ आ रहा है? मैटर रखा रहेगा, उस मैटर पर आप फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो होगा क्या, फोटोन जो हिट किया है वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और फोटोन की एनर्जी में कुछ कमी आ जाएगी। और वो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, भाई एनर्जी कहीं गैप तो होती नहीं है, आपको पता है कि एनर्जी को ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ना एनर्जी को आप ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टकराया, उसकी एनर्जी में कमी हुई, तो एनर्जी गई कहाँ, उस एनर्जी को लेकर के इस मैटर से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बेटा, फ्री हो जाता है, और किसी डायरेक्शन में क्या कर जाता है, भाग जाता है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रखा, ऐसे समझिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, फोटोन आया, इसे टकराया, तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी इसको दे देगा, और कुछ एनर्जी इसको दे देगा, और फिर अपना दूसरे डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, भाग जाएगा। तो कुछ एनर्जी इसको दे दिया ना, तो जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो होता क्या है, अब देखिए समझिए पहले, होता क्या है, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। भाई जाहिर सी बात है, ई प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यू के होता है। अगर मान लीजिए एनर्जी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी भी तो घटेगी ना, है ना। तो होता क्या है, फोटोन जब टकराता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, देखिए घट जाती है ना। और उल्टा होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/λ के भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी घटी है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही इसी के डिफरेंस को, मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा लैम्डा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहते हैं बाबू, कॉम्पटन शिफ्ट। और यही हम लोग को क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है कि अगर फोटोन है, फोटोन क्या है, फोटोन बेटा रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर। तो अगर रेडिएशन हमारा मैटर से कोलिजन करता है या रेडिएशन हमारा मैटर से इंटरेक्शन करता है, तो जो रेडिएशन है या जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ में कितने की कमी आती है, और इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना। और इसी को हम लोग को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है कि भाई मैटर है, रेडिएशन। देखिए मैटर रेडिएशन चैप्टर का नाम है, ये आपका चैप्टर है, और उसकी एक यूनिट है क्या, क्वांटम इफेक्ट, है ना। तो क्वांटम इफेक्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि मैटर है, इलेक्ट्रॉन मतलब मैटर है, उस मैटर को किससे हिट करा, इंटरेक्ट कराना है, रेडिएशन से। ठीक होगा क्या, जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। तो एनर्जी में कमी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा, पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, उसी को बेटा किस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कॉम्पटन शिफ्ट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो भी समझा ही दिए थे कि भाई कोई मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं। तो यहाँ भी तो मैटर रेडिएशन मिल रहा है ना भाई, मेटल क्या है, मैटर है आपका, उसके ऊपर फोटॉन्स आ रहे हैं तो रेडिएशन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, मैटर और रेडिएशन का क्या देखते हैं हम, इंटरेक्शन देखते हैं, है कि नहीं। क्वांटम इफेक्ट में भी हम क्या देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं, और यहाँ भी हम क्या देखते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है ना। और इस सरफेस, ये H न्यू फोटॉन्स आपके आ रहे हैं, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फ्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब पहले डेविसन, हाँ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना, इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। इसी का हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है बेटा। और स्टर्न-गेर्लाच के एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अभी आगे आप समझेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या हम लोग ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें वो एक मैग्नेट की तरह से क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है अगर मोशन में है तो। ठीक है ना। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आप जानते ही हैं, हाइजेनबर्ग वाला। ठीक है ना। तो यही बेसिकली
4-5 क्या है हम लोग के टॉपिक हैं, और इसी को बेटा क्या करना हम लोग को पढ़ना है। तो एक काम करो, क्वांटम मैकेनिक्स की आज शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दो मैटर एंड रेडिएशन, और मैटर एंड रेडिएशन में ये 4 टॉपिक पहले लिख डालो। आसान था कि नहीं? ठीक है ना। अब धीरे 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 एक एक टॉपिक जब पढ़ाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा करना क्या हमको है, और समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखा जाएगा जो भी स्टार्ट कर दें। कहीं कॉम्पटन स्टार्ट कर देते हैं, कहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो मूड करें। आसान है कि नहीं? आसान लग रहा होगा, अभी लगेगा भी, बस रिवीजन करते रहिए डेली का डेली। जल्दी करो। हो गया? ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, कुछ बताओगे? क्या होता बताओ। कल से लिखाएंगे, आज लिखाएंगे नहीं। क्या होता बताओ। कहीं पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? पढ़े होगे भाई, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। बताइए। लो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाते हैं तुम लोग को। देखो समझो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच अपॉन 2 पाई। ठीक है ना। ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या होता है बेटा, इक्वेशन होता है। ठीक है ना। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है बेसिकली कि देखिए ये कहना क्या चाहता है, देखिए ये कहना चाहता है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है और अगर हमने उसका पोजीशन फिक्स किया है तो बेटा उसका मोमेंटम हम फिक्स नहीं कर सकते, या अगर हमने उसका मोमेंटम फिक्स किया हुआ है तो उसका पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते। मतलब क्या कि अगर पोजीशन पकड़ के आप चल रहे हैं तो आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, अनियमितता देखने को मिलेगी। अगर आप मोमेंटम पकड़ के चल रहे हैं तो पोजीशन में आपको अनियमितता क्या होगी, देखने को मिलेगी, अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। ठीक। और ऐसे वेरिएबल्स जैसे मान लीजिए और कौन से वेरिएबल्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो मान लो एक और वेरिएबल होता है हमारा डेल्टा थीटा इंटू
डेल्टा जे ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये भी क्या है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक। तो होता क्या है इसमें, थीटा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। जैसे यार लीनियर मोमेंटम है ना, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी और क्या है बेटा, टाइम। आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए कोई आदमी अगर अपना मान लीजिए पैसा, एनर्जी मतलब पैसा और टाइम तो टाइम है। मान लीजिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो क्या आपके पास टाइम बचेगा, क्या नहीं बचेगा भाई। पैसा बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो टाइम आपके पास नहीं बचेगा। और मान लीजिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो क्या आप पैसा बचा सकते हैं, पैसा हम नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एकदम सिंपल तरीके से समझो क्या, कि अगर हमको पैसा बचाना है तो टाइम हमारे पास नहीं बचेगा, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा हमको। और अगर हमको टाइम बचाना है तो पैसा हमारे पास नहीं बचेगा, ठीक है ना। और जो भी पेयर, जैसे x और p का पेयर है ना, थीटा और j का पेयर है, e और t का क्या है बेटा, पेयर है। तो जो भी पेयर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, या जो भी वेरिएबल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कैनोनिकल वेरिएबल। क्या कहते हैं बाबू, कैनोनिकल वेरिएबल, ठीक है ना। तो एक्स पी क्या है, कैनोनिकल वेरिएबल है, थीटा जे क्या है, कैनोनिकल वेरिएबल है, ई और टी क्या है बेटा, कैनोनिकल वेरिएबल है। बात समझ में आ रहा है, आसान लग रहा होगा अभी, ठीक है ना। ई और टी क्या है आपका, कैनोनिकल वेरिएबल है, थीटा और जे क्या है आपका, कैनोनिकल वेरिएबल है, और एक्स और पी क्या है आपका, कैनोनिकल वेरिएबल है। जो भी वेरिएबल्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल वेरिएबल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और सीधी सी बात समझिए आप कि अगर एक को हम फिक्स करेंगे तो एक के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनियमितता आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। चल ये कहना चाह रहा था ये, ठीक है। चलिए अब कॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा और तुमको और समझा देते हैं हम। क्या होता है, आज लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे कल ही से। आज मूड में आए थे कि आज लिखाना नहीं, आज कल ही से लिखाना है, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये मान लो एक मैटर है, ये मान लो मैटर है, ठीक है ना। अब होता क्या है, इस पर मान लो रेडिएशन ऐसे कोई हिट किया एच न्यू फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एच न्यू प्राइम इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर के कहाँ भाग गया, कहीं इधर भाग गया, ठीक है ना। देखो इसी को हम क्या कहते हैं, फिगर हमारा क्या कहलाता है, मोटा मोटा कॉम्पटन इफेक्ट। क्या कहलाता है बाबू, कॉम्पटन इफेक्ट। लिखाएंगे कल से, आज नहीं लिखाएंगे, आज बस समझ लो। कॉम्पटन इफेक्ट की एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ये जो फोटोन हम हिट करा रहे हैं ना मैटर पे, ये हमारा मैटर है, क्या बेटा, मैटर, क्या बाबू, मैटर। और ये क्या हमारा रेडिएशन, क्या है, रेडिएशन। और चैप्टर का नाम क्या है, मैटर एंड रेडिएशन। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, मैटर एंड रेडिएशन। चैप्टर का नाम क्या है, मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये रेडिएशन है। अब ये रेडिएशन क्या कर रहा है, मैटर पे हिट कर रहा है। तो मैटर पे जब हिट किया तो क्या हो गया, फोटॉन्स की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो एच न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर मैटर पे हिट कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। रेडिएशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस मैटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होकर क्या हो जाता है, भाग जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो एच न्यू होना चाहिए ना, जो फोटोन होना चाहिए ना, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाईली एनर्जेटिक। ये हम लिखाएंगे, हाईली एनर्जेटिक। क्या होना चाहिए बेटा, हाईली एनर्जेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है,
क्या कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें फोटोन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एक और साइंटिस्ट है रमन, नाम सुना है कभी? रमन सुना होगा, रमन। उन्होंने एक इफेक्ट दिया, रमन इफेक्ट, नाम सुना होगा रमन इफेक्ट का, जानते नहीं होंगे आप, पर रमन इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। रमन इफेक्ट कुछ होता है। रमन इफेक्ट में क्या कहा जाता है, जो कॉम्पटन इफेक्ट है तो उसमें बेसिक कंडीशन क्या होती है कि फोटॉन्स क्या होने चाहिए, हाईली एनर्जेटिक होने चाहिए। पर रमन इफेक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे है क्या, अब हाईली एनर्जेटिक फोटोन मैटर पे आया और मैटर से टकरा करके क्या हो गया, दूसरी डायरेक्शन में भाग गया, स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया वो, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, घट गई ना, और वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। और फ्रीक्वेंसी घटने का मतलब क्या कि एनर्जी में क्या हो गई, कमी हो गई। एनर्जी में क्या हो गई, मान लीजिए कि यहाँ पे एनर्जी हमारी कितनी थी बाबू, ई थी, और यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई हमारी, ई प्राइम हो गई, है ना। तो जो ई होगा वो हमेशा ई प्राइम से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाएगा, अपना भाग जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। खैर चलिए, तो रमन ने क्या कहा, रमन ने कहा कि फोटॉन्स का मैटर का रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन अगर हम कराते हैं तो जरूरी नहीं कि यही कंडीशन पॉसिबल हो। कॉम्पटन ने कहा कि यही कंडीशन पॉसिबल होगी, क्या, फोटोन अगर आया मैटर से टकराया उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पर रमन ने कहा नहीं, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मतलब जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी स्कैटर से क्या हो, ज्यादा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की एनर्जी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन टकरा, जो फोटोन हमारा आ रहा है और जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है उसकी एनर्जी क्या हो, आपस में कम हो। मतलब जो फोटोन हमारा इंसिडेंट हुआ है उसकी एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन से क्या हो जाए, कम हो जाए। कॉम्पटन ने सिर्फ ये कंडीशन बताई और रमन ने तीनों पॉसिबिलिटीज को क्या किया, डिस्कस किया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो रमन इफेक्ट है बेटा वो कॉम्पटन इफेक्ट का क्या है, स्पेशल, सॉरी, जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो रमन इफेक्ट का क्या है, स्पेशल केस है कि नहीं भाई। रमन इफेक्ट में देखो तीनों पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई है कि एनर्जी बढ़ भी सकती है, एनर्जी बराबर भी हो सकती है, एनर्जी घट भी सकती है। फोटोन टकराया किसी से तो उसकी एनर्जी की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे यहां पे तो एनर्जी घट जा रही है, रमन ने कहा कि नहीं, घट भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और ये भी हो सकता है कि उस डायरेक्शन का कोई प्रभाव ना हो, है ना। तो रमन इफेक्ट का स्पेशल केस क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। रमन इफेक्ट का स्पेशल केस बेटा क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि रमन इफेक्ट का स्पेशल केस क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है। और इसी के लिए रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था बाबू, नोबेल प्राइज, ठीक है। ये बात याद रहेगी ना, ठीक है ना। कि अब कॉम्पटन इफेक्ट की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि जो फोटॉन्स हो उसकी एनर्जी क्या हो, हाई एनर्जेटिक फोटोन, अगर हाईली एनर्जेटिक अगर फोटोन है तब, है ना, तब। बात समझ में आ रहा है, चलो। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं होगा, कुछ चीज क्लियर है कि नहीं। कॉम्पटन ने कहा एनर्जी घट जाएगी, रमन ने कहा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बराबर भी हो सकती है। इसीलिए जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो रमन इफेक्ट का बेटा क्या है, जनरल केस है, अरे सॉरी स्पेशल केस है, ठीक है ना, स्पेशल केस, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर कल बताएंगे, ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट से स्टार्ट, कॉम्पटन इफेक्ट समझा, कॉम्पटन इफेक्ट से स्टार्ट कर देंगे, उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमारा फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, जो वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट तुम लोगों को कल देखने को मिलेगा, है ना, कि कॉम्पटन इफेक्ट का जो ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या निकालना है हमको लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा निकालना है, डेल्टा लैम्डा। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कॉम्पटन शिफ्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कॉम्पटन शिफ्ट। और आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इस मैटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड ही नहीं करता। अभी आप देखेंगे इस मैटर की प्रॉपर्टी पे कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ही नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है वो आप कल देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात है ये कि रेडिएशन किससे इंटरेक्ट कर रहा है, मैटर से। तो जो शिफ्ट मिलना चाहिए वो मैटर पे डिपेंड करना चाहिए था, पर वो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। अब किस पे डिपेंड करता है ये हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग कल देखेंगे। चलिए
तो आज की क्लास को करते हैं पर एंड और मिलते हैं आपसे कब, ठीक है। चल आज जो पढ़ाए हैं कहानी उसको याद कर लीजिएगा, और बच्चे आ जाएंगे तो किस दिन फिर से समझाएंगे ये सब चीज़, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है यार कि पढ़ना क्या है सिलेबस में। चल